हम जानते हैं कि जितने भी पदार्थ होते हैं वो जब केमिकल रिएक्ट करते हैं तो एक विशेष परिस्थिति में करते हैं, एक डेफिनेट लॉ के अकॉर्डिंग करते हैं। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इसका मतलब क्या है, और उसके अंदर जो एटम्स होते हैं उनका मास एकदम से फिक्स होता है। ठीक है, जैसे आपका H2O, तो H2O में H और ऑक्सीजन का मास हमेशा 1:80 रहने वाला है, कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगा। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने भी ये बात प्रूफ की कि पदार्थों का जो कंपोजिशन होता है फिक्स होता है, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि जितने भी पदार्थ होते हैं, एटम्स होते हैं, एक ही टाइप के सब्सटेंस, उनमें एटम की शेप साइज फिक्स होती है। बाद में डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया, क्योंकि डाल्टन ने ये बोला था कि जितने सब्सटेंसेस थे वो इंडिविजुअल पार्टिकल से बने होते हैं, पर ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि बाद में डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बाद नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की गई। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी 1897 में की गई। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करेंगे, और अभी हम फ़िलहाल आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से एलिमेंट के सिंबल बनाए गए। तो इसी क्रम में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे आपके डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर और श्रोडिंगर। इन्होंने अपने अपने मतों के अनुसार, अपने अपनी थ्योरी के अनुसार कॉन्सेप्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बेस पर एटॉमिक मॉडल्स दिए, जो हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं केवल इंट्रोडक्शन बताना चाहता हूँ। तो अगर हम नॉर्मली एटम देखें तो एटम इज़ अ कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। एक इंटरनल पार्ट होता है जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए न्यूक्लियस पॉजिटिवली होता है। ओवरऑल एटम न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट के अंदर। तो यही है एटम। अगर हम नॉर्मल भाषा में देखें, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल को ही हम एटम कहते हैं। लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो उससे एटम की स्ट्रक्चर, जैसा कि आप देख रहे हो, इस तरीके से होती है। एक न्यूक्लियस होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और वो जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो वो 3D में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, 2D नहीं होता। 3D का मतलब हुआ कि किसी भी ऑर्बिट के किसी भी डायरेक्शन में, जैसे एक्सिस पर, वाई पर, जेड पर चक्कर लगा सकते हैं। एक और बात, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, वही इलेक्ट्रॉन का चार्ज नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है, तभी कोई भी एटम एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज एटम क्या होगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा, उसकी कोई वजूद नहीं रहेगा। पर ऐसा कभी नहीं होता। जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम से, बोर ने बताया था कि जो आपकी शेल्स होती हैं वो आपकी KLMN हो सकती हैं। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 18 और 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन का 3D रेवोल्यूशन आप देख रहे हैं ऑर्बिट के अंदर, है ना, स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन जो कर रहे हैं वो आप देख पा रहे हैं। और सेंटर में देख रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसके साथ साथ अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका एटॉमिक मॉडल दिए। ठीक है, तो डाल्टन ने अपना मत दिया, फिर आपने रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने दिया था, थॉमसन के बाद रदरफोर्ड के बाद आपका बोर के बाद श्रोडिंगर ने अपनी बातें बताई। और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्या? जैसे प्रॉब्लम विद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एटम कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। पर ऐसा डाल्टन ने बता नहीं पाया था। पर कोई बात नहीं, बाद में डिस्कवरी हुई, लेकिन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी बहुत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।